अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एक बार फिर इक़्तिदार की राहदारियों में 28वीं आईनी तरमीम इसकी गूंज सी सुनाई दे रही है। हुकूमत के कई वज़ीर और कई मुशीर ये कह रहे हैं कि तरमीम पर काम शुरू हो गया है और बजट से पहले ये ऐवान में पेश भी कर दी जाएगी। 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140A नए सूबों का क़याम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने और NFC में तब्दीलियों का इम्कान है, लेकिन पीपल्स पार्टी को हमेशा इन पर एतराज़ रहा है और इस वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि उन्हें 28वीं तरमीम पर एतमाद में ही नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। शायद इसीलिए अब वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वजाहत दी है कि इत्तेहादियों की रजामंदी के बगैर मुमकिन नहीं है तरमीम। मेरे ख्याल में तो अभी तक कोई ऐसे आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे। और देखिए, आईनी तरमीम जब भी आएगी, पहले जो हमारे हलीफ हैं पार्लियामेंट में उनसे मुशावरत होगी, उनकी इसमें रहनुमाई भी होगी और उसमें उनकी मुस्बत जो है वो जब भी उनकी तरफ से सिग्नल आएगा उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अब जब हर तरफ यही बात हो रही है तो हम भी प्रोग्राम में यही डिस्कस करेंगे। 28वीं तरमीम हो रही है, नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो क्या तमाम इत्तेहादी इस पर रजामंद हो गए हैं या नहीं। उसके लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में मुझे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम चेहरा है, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी। अस्सलाम वालेकुम। इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ इख्तियार साहब आपके वक्त की भी। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमाए इस्लाम के अहम रहनुमा हैं। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। इख्तियार साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं ना, क्योंकि बातें वज़रा और मुशीरान की तरफ से तो हो रही हैं। 28वीं तरमीम आ रही है और ईद के बाद बजट से पहले ये पेश भी कर दी जाएगी, लेकिन बिलावल साहब ने जिस तरह से इस पर बताया कि एतमाद में नहीं लिया गया, फिर वज़ीर क़ानून का स्टेटमेंट आ जाना, 30 जून से पहले ये तरमीम आ जाएगी और सब इस पे हंसी खुशी राजी हो जाएंगे। इख्तियार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। तरमीम जो है वो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो गौर तलब हैं, जिनको रिविज़िट करना ज़रूरी है। सूबों के भी काफ़ी एतराज़ात हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी एतराज़ात हैं, और कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको दोबारा सरेनोस का जायज़ा लेना ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक इसके आने की बात है तो ईद से पहले, ईद के बाद वाली बात, ये दिस इज सब्जेक्ट विद द कंडीशन विद द कंसेंसस ऑफ ऑल आर, जितने एलाइज हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब के साथ बातचीत के बाद ही। ये बात हमने कल भी की थी, शौकत भाई उसमें बैठे हुए थे उस शो में, और यही बात है कि इत्तेहादियों के साथ मिल के बात करेंगे। इवन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ करेंगे कि वो भी अपनी इनपुट दें, क्योंकि पार्लियामेंट का बुनियादी काम ही जो है तो वो कानून साजी करना है, कानून बनाना, लेजिस्लेशन, उसमें अमेंडमेंट्स लाना, फिर कोई खराबी हो उसको फिर से ठीक कर लेना, यही इसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है। बाकी इसके अलावा तो जो सर, अब अददी हैसियत तो वैसे आपकी इतनी हो गई है, ऐसी हो गई है, थोड़ी मजबूत पोजीशन में आप आ गए हैं, लेकिन अब इसी सारे मामले पर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि उनके बगैर कोई आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि बहुत कुछ मुमकिन है पीपल्स पार्टी के बगैर भी। सर, कौन से शिकों का हवाला दे रहे हैं, कौन से ऑप्शंस हैं, कैसे मुमकिनात हो सकती हैं? अब मुझे नहीं पता, ये फारूक सत्तार साहब ही जानते होंगे। ये मैं उनकी बात का तर्जुमा मैं कर नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है, अददी नंबर की आपने बात की। अगर हमारी अददी ताकत इससे भी बढ़ जाए, उसके बावजूद भी वी बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, बिकॉज डेमोक्रेसी में आपके पास जो वाहिद टूल होता है और जो सबसे मौसर होता है वो डायलॉग ही होता है। कंसेंसस के साथ करेंगे। हमने 18वीं तरमीम जब भी आई थी वो भी कंसेंसस से आई थी। ये आपने ही कहा था ना कि ईद के बाद बजट से पहले 28वीं तरमीम आ जाएगी पार्लियामेंट में, तो अगर पीपल्स पार्टी रजामंदी नहीं है अभी तक, तो फिर ये बात कैसे की आपने? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि ईद के फौरन बाद ही आ जाएगी। मैंने ये कहा था कि सब्जेक्ट विद द कंडीशन ऑफ द कंसेंसस बिटवीन ऑल द पॉलिटिकल एलाइज, सबकी कंसेंसस होंगे तो तब ही आएंगे। हमारे पास इतनी तादाद है भी नहीं, और अगर होती भी तब भी हमने यानी मैं ना ही समझूं, रजिस्ट्रेशन नहीं करनी थी। नहीं, आप हाँ ना की तो बात ही नहीं है।
मैंने आपको पहले बता दिया कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना ठीक। और पॉलिटिकल पार्टीज का काम है लेजिस्लेशन को कंसेंसस के साथ करना। दैट्स इट। वो जिस दिन भी हो गए, चले, ठीक। चीजों पर नुक्तों पर इकट्ठे हो गए, सही। आपके सामने ड्राफ्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि किससे पहले और किसके बाद आनी है। और 28वीं No. तरमीम के बारे में तो वैसे हम काफी कोई टाइम से जल्दी सुन रहे हैं, नहीं है, लेकिन कोई दोबारा जल्दी ये पॉपअप हुआ है सारा मामला। बिल्कुल ठीक कामरान साहब, आपने 2 दिन पहले कहा कि 28वीं तरमीम के 3 से 4 ड्राफ्ट बन चुके हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं उनसे कोई बात नहीं हुई। वजीर कानून के बयान से भी ऐसे ही लग रहा है कि मुशावरत नहीं हुई, अभी ये अमल होगा। अभी इख्तियार साहब जो बात कर रहे हैं उससे भी कुछ इसी तरह की वाइब आ रही है कि इत्तेहादियों की मुशावरत के बगैर नहीं होगा कुछ भी। तो सर वो जो फिर 3 से 4 ड्राफ्ट बने हैं वो किसकी मुशावरत से बन गए? नहीं, वो मुशावरत से नहीं, वो एक आप गेस वर्क कह लें, आप एक रफ ड्राफ्ट कह लें। वो जिस वक्त कोई कह दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से अपने लॉ डिपार्टमेंट को, तो उस वक्त फिर उनको जो भी एक थोड़ा सा बताया जाता है कि इन लाइंस पे आपने जो ना वो बनानी है अमेंडमेंट्स, तो वो मेरा ख्याल है कि वो बना लेते हैं। और आजकल तो ऐसे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो आजकल बहुत जल्दी में जो ना सब कुछ तैयार भी हो जाता है, आपको सिर्फ कमांड देनी और होती ये है। जो 3-4 ड्राफ्ट बने कामरान साहब, इसमें क्या क्या है सर, कौन कौन सी लाइंस है? ये देखिए, देखा किसी ने भी नहीं है हम में से, कम से कम हमका तो हमको तो वो पहले भी 27th अमेंडमेंट में जो ना हम तो निकल गए हुए हैं, उसमें किसी मुशावरत का हिस्सा नहीं रहे हुए। तो अब अगर कोई बात होगी भी तो वो अलाइज के दरमियान होगी, यही इख्तियार खान साहब कह रहे हैं। और यही एक माजी में जो एक अमेंडमेंट है 26 अमेंडमेंट में शायद जरूरत थी, या उस वक्त कोई इनके जहनों में कोई वो होगा, कुछ खौफ भी होगा। हालांकि उस वक्त भी जो है ना वो लोग टूट गए हुए थे, काफी सारे लोग टूट गए हुए थे, और जिनके लोग टूटे हुए थे उनको पता भी था वो जाके वोट किस तरफ कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद जो है शायद जरूरत महसूस की गई, और उस जरूरत को महसूस करते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात आपने की है कि एआई ने बड़ी जिंदगी आसान कर दी, और एआई के लिए ये भी कहा जाता है कि ये तो लोगों की नौकरियां भी खाने के दर पर है। तो क्या यहाँ पर भी यही वाला मामला है, एआई के थ्रू ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है सर? ये बड़ा आसान हो गया। मैं खुद भी बाज़ औक़ात जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो जब खुद तैयार कर लेता हूँ, तो फिर एआई को जो है जब कमांड देता हूँ तो मेरी गलतियां भी निकाल लेता है। तो मगर उसको फिर एक दफ़ा पढ़ना पड़ता है, कभी कभी वो गलत हो जाता है। तो उसमें स्टिल मगर ये कि खूबसूरती से जो है ना वो ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो एआई ने बहुत सारी जिंदगी आसान की है, और हमारी जरूरत जो है ना वो बहुत कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल जो है ना इस वक्त ऐसा है कि मेरे ख्यालात इस पर मुख्तलिफ है, लेकिन मैं कभी किसी दूसरी नशिस्त में इस पर बात करेंगे। शौकत साहब, सर ये फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस तरमीम की भी मुखालिफत करते हुए हमें दिखाई दे रही है, क्या वजह है सर इसकी? क्योंकि माजी में अगर मैं खान साहब की बातों को याद करती हूँ तो एनएफसी की जब भी बात आती थी तो खान साहब कहते थे कि विफाक को चलाने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते। अब अगर इस मामले को टैकल किया जा रहा है तो फिर पीटीआई को क्यों एतराज है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जिनसे पूछ रही हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनसे आप पूछ रही हैं कि ये जो तरमीम आने वाली आ रही है नहीं आ रही। मैं कल भी कह चुका हूँ कि इनको नहीं पता है। जो ला रहे हैं ना वो जब उनको जरूरत पड़ी बताने की वो बता देंगे। आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी आपको तो पता है। मेरे ख्याल से जब पहले भी जब आना हुआ तो आपको पता है वजीर कानून भी कहता था कि मुझे नहीं पता ये ड्राफ्ट का, लेकिन जब उन्होंने लाना था 2 दिन के अंदर इधर पास करा दिया। अब देखिए इस मुल्क के अंदर आपको पता है कब आ रही है वैसे? नहीं, मैं दूसरे पार्ट पे आना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा 2 हिस्से हैं इसे। एक तो ये मैंने आपको बताया कि जब वो लाना चाहेंगे ना जिस दिन वो आ जाएगा। ये जो है ना ये ड्रामाबाजी के जी फलां नाराज है फलां नाराज है, ये कोई नाराजगी नहीं। जो इनकी डील हो चुकी है, जो बड़े बड़े करप्शन के केसेस इन पे थे वो जो माफ़ हुए हैं, वैसे नहीं फ्री में माफ़ नहीं हुए हैं। ये फ्री में हुकूमत में नहीं बैठे हैं। जाहिर है उसकी कोई कीमत तो अदा करनी होती है ना। तो ये कीमत है कि जो पार्लियामेंट का काम था वो उनसे ले लिया गया है। ये सिर्फ रबड़ स्टैम्प बने हुए हैं। वो जब चाहेंगे जो तरमीम लाएंगे। ऐसी कोई तरमीम आप बताएं मुझे पूरी दुनिया के अंदर जिसमें अदालतों को बेबस कर दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट को बेबस कर दिया गया हो, ऐसी कोई और मुल्क के अंदर ना जमहूरियत है ना इंसानी हकूक है। वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट में आना चाहता हूँ। देखिए उसमें मैं थोड़ा सा वो जो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चाहूंगा।
क्या आपने क्या कहा? मैंने मैं आपसे उस पे सिंपली कुछ पूछा कि बताना अब चाहूँ। आप उसी बात की क्यों तरदीद कर रहे हैं या उस बात की क्यों मुखालिफत कर रहे हैं जो खान साहब खुद कहते रहे हैं? अगर इस तरमीम में वो आ रहा है, वो मामला सारा टैकल हो रहा है उसी तो पे आना चाहता हूँ ना। जी 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 अब जो दूसरा पार्ट है ना, इन्होंने 28वीं तरमीम का शोशा छोड़ा क्यों है इस वक्त, जी ये इनको सूट करता है। अच्छा। इसलिए सूट करता है कि लोगों की तवज्जो हटाए। इस वक्त देखें महंगाई उरूज पर है, आपके जो है ना मईशत के तमाम तर दावे गलत साबित हुए हैं। इस वक्त जो 97-98 हज़ार अरब का कर्जा चढ़ गया पाकिस्तान के ऊपर, 1 रुपए का रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, खाने पीने की अशिया देखें, कोई भी इनके काबू में नहीं है। हाँ। और जो हदफ मुकर्रर था आपका जो टैक्स कलेक्शन का जो तय हुआ था IMF के साथ, जी। 14,000 समथिंग ऊपर था अरब, सही। वो भी इनसे पूरा नहीं हुआ। ठीक है जी। तो अब ये शोशा छोड़ना कि जी सही। देखें पीपल्स पार्टी नाराज हैं जी, हम सूबों को बिल्कुल ठीक। तकसीम कर रहे हैं जी, नए सूबे बना रहे हैं, ये सारे के सारा ये झूठ सही। फ्रॉड है। कामरान कुछ साहब भी नहीं हो रहा है। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आप क्विकली ऐड कर दें, मैं सेकंड सेगमेंट की जाने जी हाँ, वो NFC अवार्ड जो इमरान खान साहब के दौर में भी एक आया था और उसमें जो है वो सारी उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी थी, वो याद होगा आपको। वो उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फिर सर्टिसाइड किया था, वो शायद मैटर पेंडिंग भी हो सुप्रीम कोर्ट में या अब इनफेक्चुअस हो गया हो, उसमें मैं पिटिशनर था। तो ये इमरान खान साहब ने वो बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह से आज की चाहत है उसी तरह से NFC अवार्ड को उसकी कंपोजिशन को उसमें तब्दील कर दिया था। लेकिन ये फिर मैं कह दूं इसको कि मुखालिफत बराए मुखालिफत हो रही है। बिल्कुल ठीक, सही ठीक। एक और भी अहम मामला है, हुकूमत खान साहब से मुलाकात की ऑपोजिशन की तजवीज़ को मुस्तरद किया है। फैमिली ने यकीन दहानी करवाई के बाद करेंगे, यकीन दहानी के बावजूद खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ऐसा बैरिस्टर गौहर ने कहा है। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा है जरा ये सुनिए पहले, फिर सर जवाब दीजिएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कुछ मानने को तैयार हो गई है, फिर भी इख्तियार साहब आप लोग मुलाकात करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनवाइए। हमारी तरफ से कसूर नहीं है और ना उस रूल में कोई लिखा है हमारी तरफ से कसूर। हमने तो सारी बातें मानी और फैमिली की तरफ से तो यहाँ तक ऐलान आया था कि जी बाहर जब निकलेंगे तो कोई बात भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद मुलाकातें न होना ये बहुत अफसोसनाक। सर ट्विटर पैगाम भी नहीं आ रहे, बहनें भी मान गई हैं, बाहर आके कोई बात नहीं करेंगी, पार्टी भी कोई बात नहीं करेगी, फिर भी मिलने नहीं दे रहे सर। मेरे ख्याल में ये तो सेफ्टी मेजर्स हमने लिए, उसकी बरकत है, वरना ये तो बाज ही नहीं आ रहे थे। वरना आपने देखा है किरण के 2024 का इलेक्शन जब नहीं हुआ था, उससे पहले भी खान साहब की मुलाकातों पे कोई पाबंदी नहीं थी और उसके बाद भी नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि ट्विटर पैगामात से रियासत पर, रियासत के इदारों पर हमले। आप ही के लफ्जों में अगर अब तो बाज आ गए ना, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे? मैं आखिरी बातचीत उनकी अपने बेटों से हुई थी और कासिम और सुलेमान के साथ ईद पर तकरीबन कोई आधा घंटा पौने घंटा उनकी बातचीत हुई और उसके बाद दोनों उनके साहबजादे चले गए और जिनेवा में बैठ कर पे उन्होंने GSP 8+ जो पाकिस्तान का स्टेटस है उसके अगेंस्ट जो मजलिस बनी हुई थी, वहां पर एक तरफ आरिफ अजायका बैठा हुआ था और दूसरी तरफ वो दूसरा बैठा हुआ था और एक उस्मान साहब को बैठे हुए थे जो इमरान खान साहब के कजन है, और जो उन्होंने कहा वो मजलिस वो आपके सामने है। तो ये उसके फिर मुलाकातों के शाखसाने होते हैं कि इनको मौका वैसे मिलता है। कैदियों के कुछ उसूल होते हैं सर, साबिक वजीर आजम भी रहे हैं, लेकिन यानी अब ये तय हो गया है कि अब लिखकर भी दे दें, आपकी सारी बातें मान भी लें, तब भी मुलाकात कैदियों के भी उसूल होते हैं। तो मुल्क में जमहूरियत के भी कोई कायदे कवानीन हुकूक सर, और मुल्क के भी हुकूक होते हैं। ये नहीं होता, मुझे ये बताइए ना कौन से मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी रह सकती है? ये पाकिस्तान ही है कि ये आज तक खुले भी फिर रहे हैं, टीवी पर भी बैठे हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, एक सूबे में हुकूमत भी कर रहे हैं। अदरवाइज कैन यू इमेजिन के 9 मई आपके जवाब आ गया, मुझे समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ आ गई। मैं शौकत साहब से ये सवाल कर लूं, शौकत साहब जो आप लोगों की तजवीज़ थी यानी ऑपोजिशन की हुकूमत को खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो भी रिजेक्ट हो गई, अदालतों में गए आप लोग, वहां का दरवाजा खटखटाया, वो भी रिलीव आपको नहीं मिला, हर हफ्ते अडियाला जेल के बाहर भी जाते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अगला रास्ता क्या है सर? देखिए यही तो सबसे बड़ा इशू रहा है ना कि तहरीक इंसाफ पे ये था कि जी देखें बस ये तो एहतजाज ही करते रहते हैं। 26 नवंबर के बाद आप देखें कितना अरसा गुजर गया, अब क्या रास्ता रह गया हमारे पास? बीच में हमने एहतजाज की कोशिश की थी, लेकिन जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हुए तो सारी पार्टी ने कहा कि नहीं ये वक्त नहीं है, छोड़े इनको, फिर ये कहेंगे कि जी देखो ये जब मौका नहीं तलाश में रहते हैं तो इनको मौका दिया। लेकिन मेरे ख्याल ये कि इनके पास शायद इख्तियार नहीं है,
ये बात अब तय है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इख्तियार वली साहब हैं, लेकिन इख्तियार जो है इनकी पार्टी के पास आपके सामने बैठा है और कितना जी इख्तियार आप चाहिए? है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ होंगे। सर गलत साबित करते हैं, दें इनको इजाजत, लेकिन कहें कि ये- जाए जाके मुलाकात ये करें, खौफ गलत है साबित इनका। करें इनको। ये आज तो देख रहे हैं सारी इख्तियार साहब चीजें गलत खत्म हो साबित गई। करें सर शौकत साहब को, ये सारी दें चीजें इजाजत। अब हो गई कि अब ये जो बाने शाने सारे खत्म हो गए ना। अब अंदाजा है कि इमरान खान से कितना खौफ है कि वो जेल में भी है, फिर भी ये इनका खौफ नहीं जा रहा है, इनका फोबिया भी नहीं जा रहा है। इमरान खान फोबिया देखे ना कि जी आज भी कहेंगे कर्जा क्यों चढ़ा जी इमरान खान 3 साल इख्तियार साहब वैसे ना आपको गलत साबित करना चाहिए सर कि आप लोग खौफ का शिकार हैं इमरान खान से, गलत साबित करना चाहिए, मुलाकात की इजाजत दें सर। चलिए, अब कामन साहब चलिए, बैरिस्टर चलिए, गौर कह रहे हैं खान इनकी साहब की बहनें गलतफहमी लिखकर दूर देने को करने के लिए- तैयार हैं। ठीक ठीक सर कि वो एक मुलाकात के बाद मुलाकात बाहर इनकी आकर बात नहीं गलतफहमी है। करेंगी, वो लिखकर देने को तैयार है। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं बहनें सियासी तौर पर पीटीआई बैकफुट पर आई है सर। दूसरा मुलाकातों पर पाबंदी का जो ये कानूनी तरीका है या कानूनी रास्ता है वो भी अगर लेने की पीटीआई कोशिश कर रही है तो उस वहां पर भी रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या रास्ता है पीटीआई के पास, और हुकूमत का ये कदम रोकना, इसको कानूनी तौर पर आप कैसे देखते हैं? ये आपका सवाल कामरान साहब। मुझसे है या कामरा? मुझसे पूछ रही है, ये गलत है बिल्कुल। जी, जी। इसमें जो उनकी जिंदगी को या उनकी सेहत को लाहक खतरात हैं, उसमें एक तो उनको जो है ना वो मेडिकल की सहूलतें नहीं मिल रही। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मुलाकात से आप किसी सूरत में भी नहीं रोक सकते। ये एक रूल का सहारा लेते हैं उसमें इस मुलाकात से रोकने के लिए, मगर रूल से पहले जो है एक्ट आता है और एक्ट से भी ऊपर जो है वो दस्तूर आता है। तो दस्तूर में भी जो है ना वो उनको सियासी सरगर्मियों की जो है वो किसी सूरत में भी उनके वो हुकूक सर मेडिकल फैसिलिटेशन के हवाले से तो जो खान साहब की आंख का एक मसला हुआ था 24 फरवरी, 24 मार्च, 24 अप्रैल सर 3 डोज उनकी आंखों में दी गई, वो बार बार उनको लाया गया हॉस्पिटल। तो मेडिकल फैसिलिटीज मिल तो रही हैं, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से जा रही है वो नहीं मिल रही शायद। पसंद की होती है ना, पीटीआई की भी पसंद की नहीं, उस शख्स की पसंद की जिसको सेहत का मसला दरपेश है, उसकी पसंद की, क्योंकि उसका हेल्थ इशू है। तो इमरान खान साहब के अपनी पसंद की उनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज जो है मिलनी चाहिए। ये आर्टिकल 9 के नीचे आ जाता है। दूसरा कोई अगर एप्रीहेंशन है कि उनसे कोई जो मुलाकात करता है तो कोई आके जो ना वो बात कर लेता है, तो किसी की सियासी हकूक तो आप नहीं ले सकते, वो भी दस्तूर ने दिए हुए। ये जो कुछ कर रहे हैं आप कामरान भाई, खुद जो कामरान भाई जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमाए। साकिब निसार ने एक फैसला किया था कि एक सजा याफ्ता शख्स वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड भी नहीं बनेगा, उसके फैसलों पर असरअंदाज भी नहीं होगा, जबकि ऐसे हालात वो भी गलत था। वो ऐसा है ना कि अदलिया जो है क्या उसकी बाइंडिंग मौजूद है? नहीं सर, सवाल साहब ऐसा है कि अदलिया ना आज की आइडियल है और ना कल की आइडियल थी। वो उसमें हमजा वाला फैसला जो था, हमजा वाला फैसला था गलत था वो हमजा वाला फैसला। नहीं जा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस फैसले की बाइंडिंग आज तक मौजूद है? बाइंडिंग मौजूद तो यकीनन हो सकती है, क्योंकि वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है, मगर फैसला गलत है उसके साथ इख्तिलाफ किया जा सकता है, उसका बाइंडिंग इफेक्ट उससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर अदरवाइज जो है ना वो गलत है। और फिर वो जो शख्स मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि इख्तियार साहब आप इफेक्टिव हैं माजी के, तो इस वजह से आप उसकी क्लैरिटी चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ा अहम मामला, और आई थिंक ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबला यही है और होना भी चाहिए। इख्तियार साहब आपने ज़रूर देखा होगा कराची में खातून को गिरफ्तार किया गया, अनमोल पिंकी, और उन्होंने जब अदालत में पेशी हुई उसमें इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ नाम भी लिए हैं। अगर हम सुनवा दें पहले, फिर इस पे जवाब ले लें। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे को जमानत करा दी है, इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले भागा लेकर आए। क्या कहेंगे इख्तियार साहब, किसके नाम है, बनीगाला से किसके नाम है सर? अच्छा, मुझे नहीं पता क्योंकि ये केस सिंध का है, और मुझे तो मैं इस बारे में मेरी बड़ी सादा सी आसान सी सलीस किस्म की मेरी स्टेटमेंट है। मेरा वर्डिक्ट है कि मैं ये इस तरह की पिंकी या
इस तरह के पिंकू हर शहर में मौजूद हैं। ये एक माफिया है अंडरवर्ल्ड का, जो पूरे कुछ तो सरकारी छतरी तले ये कारोबार करते हैं। हमारा तो सूबा ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इस सारे मामले में मुझे तो उस पिंकी का उसका जो चलने का वो स्टाइल है, मुझे वो बड़ा पसंद आया। दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। वो जो एक हाथ से बोतल फेंकती है, दूसरे हाथ से कैच करती है, और वो मेरे ख्याल में मशहूर उसका वही हो गया है। बहरहाल ये नाम शाम जो है, मुझे नहीं पता कि ये किसके नाम निकलेंगे, लेकिन जिसके भी हैं निकलने चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे किसी के भी कामरान साहब, जो इख्तियार साहब को बात पसंद आई है ना, वैसे इस पर बड़ी तनकीद हुई है कि एक वो खातून या पूरा वो रैकेट जो पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितना अजियतनाक है, उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है, इस पर तनकीद हुई। तो फिर आज मुख्तलिफ नजर आया बड़ा पुलिस का रवैया। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इस सारे केस का, क्योंकि कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के। नहीं, वो इसमें जो एक उन्होंने बनी गाला के साथ मिला दिया ना, वो बात अपील नहीं करती है, वो एक्सप्लॉइट कर रही है मेरे ख्याल खातून। वजह उसकी ये है कि ये बनी गाला वाले तो 1000 दिन से जो है वो कस्टडी में है, तो वो पुलिस वाले इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि वो कहेंगे कि जी वो बनी गाला के साथ आप अटैच कर दें। 1000 दिन तो उनको हो गए, तो वो अब 1000 दिन होगा तो 3 साल के बाद कोई कहे कि अटैच कर दो, 3 दिन गुजर जाए तो क्रिमिनल साइड पे जो है ना मामला खराब हो जाता है, उस डिले को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है वो बेवकूफी में जो है बनी गाला की तरफ ले गई हैं। ये प्रूडेंट माइंड को अपील नहीं करती बात। एक आदमी कस्टडी में, अगर फर्ज करिए मेरे बारे में, आपके बारे में, किसी और के बारे में जो कस्टडी में ना होता, वो कह देती तो ये बात जो है ना वो हो सकती थी। मगर एक आदमी तो है ही कस्टडी में, उसको कैसे पहुंचाया जा सकता है? अगर उसको पहुंचाया जा रहा है तो फिर इख्तियार खान साहब मिले हुए हैं, उसके जरिए, उनके जरिए जो है ना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सर बनी गाला जो कस्टडी में शख्स है, उसका दूसरा नाम तो नहीं है ना, वो उनका घर वहां पर जरूर है। अब जब बनी गाला के हवाले से झूठा बयान देने के हवाले से बात हुई है, तो तहरीक इंसाफ ने बड़ा इस पे शौकत साहब शोर डाल दिया है। यही वाली बात कि बनी गाला में सिर्फ इमरान खान का घर तो नहीं है, वो उन्हीं का नाम तो नहीं हो सकता ना सर, ऐसा क्यों सर? मेरे ख्याल से पे आके जिस तरीके से वो चीख कर बता रही थी, उन्हें धमकाया गया बाकायदा तौर पे कि आप नाम लें, और उनमें बनी गाला का नाम भी लें। तो जाहिर है, देखें ये चीज़ें ढकी छुपी तो नहीं है। जब आपके पास मजबूत केस नहीं होता है ना, तो आप और केसेस डालते हैं। ये पुलिस का रवैया है। नहीं, आपको ये मजबूत केस नहीं लग रहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस डाल रहे हैं ना, एक भी मजबूत केस, यानी ये मामला इमरान खान भी डालने जा रहे हैं। मैं आपको ये लग रहा है? मैं वैसे ही कह रहा हूँ। नहीं, आपको ये लग रहा है वैसे? देखिए, जब उसने बनी गाला का नाम लिया ना, तो उसको मजबूर किया जा रहा था कि आप एक और नाम ले लें, बनी गाला से ले लें, किसी को भी ले लें। जाहिर है अगर उनके नौकर का भी नाम आएगा ना, तो जाहिर है वो इमरान खान की तरफ ही आएगा ना। तो ये एक्सपोज हो गई है, मतलब पुलिस भी एक्सपोज हो गई है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्सपोज हो गई है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस कैसे बनते रहे हैं। एक शख्स अगर लाहौर में बैठा है तो वो क्वेटा में भी एक ही दिन जो वाकया होता है उसका भी जिम्मेदार इमरान खान है, कोई कत्ल होता है उसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। ऐसे केसेस कभी बने नहीं है पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल लीडर के। और एक आखिरी बात, आपको मुबारक हो जो आपको तमगा इम्तियाज मिला है सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपको गिला है कि पीटीआई वाले खुलकर नहीं बोलते हैं, नहीं सर, बिल्कुल ऐसा गिला नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो बेहद शुक्रिया कामरान साहब, आपका बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार साहब। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अनमोल पिंकी वाले मामले में ही कुछ मजीद चीज़ें भी सामने आ रही हैं, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वालिदैन के लिए यकीनन ये इंतहाई गंभीर, इंतहाई परेशान कुन मामला है, किस तरह से नौजवानों में ये जहर घोला जा रहा है। इस पर स्पेशली बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने डॉक्टर इफ्तिखार बनी साहब को जहमत दी है। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी सर, माहिर सेहत हैं आप। मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से इस केस में नाम सामने आ रहे हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के बड़े नाम आ रहे हैं, सियासतदानों के हवाले से नाम सामने आ रहे हैं, इस कोकेन के बारे में बताइए। एक तो ये कितना ख़तरनाक नशा है, जहनी असरात, जहन पर, जिस्म पर इसके असरात क्या होते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने मोतबर चैनल पे मुझे गुफ्तगू का मौका फराहम किया। देखें, जहाँ तक कोकेन का मामला है, ये बिलाशुबा एक बहुत ही ख़तरनाक नशा है। और वैसे तो जितने भी नशे हैं सारे ही ख़तरनाक होते हैं, लेकिन कोकेन के मामले में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों की ये खुशकिस्मती है कि ये नशा पाकिस्तान में कम इस्तेमाल होता है।
और ये इतना महंगा नशा है कि बहुत ही अमीर कबीर लोग और वीआईपी टाइप के लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गरीब आदमी की पहुंच से ये बाहर होता है। पाकिस्तान में नशे दीगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे शराब है, चरस है, आइस है, वो निस्बतन उनकी कीमत कम होती है, लेकिन असरात आइस के भी मिलते जुलते ही होते हैं कोकेन से। ये दोनों ही जो हैं स्टिमुलेंट कहलाते हैं, जो हमारा जो निज़ाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये नशे स्टिमुलेट करते हैं और उसके नतीजे में इंसान बड़ा ख़ुद को मुतहर्रिक महसूस करता है, बहुत वो अपने आप को एक्टिव महसूस करता है, एक किस्म की उस पर सरखुशी तारी हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोकेन जो है वो आइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी है। आप समझ लें कि अगर 1000 रुपये में आइस जो है वो आपको जितनी मिल रही है उतनी ही क्वांटिटी कोकेन के लिए आपको 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए गरीब आदमी इसको इस्तेमाल कम करता है, लेकिन फिर भी बहरहाल इसका इस्तेमाल हो रहा है। बताया जाता है कि 1 करोड़ के करीब नौजवान हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और 2016 की अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है सामने, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल नशे से 2.5 लाख से ज़ायद अमवात होती हैं। जी, क्या ये नंबर्स मजीद बढ़ रहे हैं सर? जी, एक तो ये जो आप रिपोर्ट बता रही हैं ये तकरीबन 7-8 साल पुरानी रिपोर्ट है, और पाकिस्तान में जो भी सर्वे होते हैं हकीकत यह है कि वो इतने ज़्यादा साइंसी बुनियादों पर नहीं होते, उन पर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा मोतबर नहीं होते, लेकिन फिर भी बड़ी हद तक ये ठीक हैं। ये दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं वो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें से जो आदी हैं यानी जिनको एडिक्शन है वो आप कह सकती हैं कि कोई 60 से 70 लाख अफराद हैं कि जो इसके आदी हो चुके हैं, और उसमें भी 78% जो है मर्द हैं और हैरान कुन तौर पर 22% ख़वातीन शामिल हैं, और ये ख़वातीन का भी बढ़ता जा रहा है। और हमारे तालीमी इदारों में जो है नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपने आगाज़ में बताया कि ये महंगा नशा है, इसको ज़्यादा लोग नहीं खरीद सकते, ये वही लोग खरीद सकते हैं जिनकी जेब भारी हो। अगर मुख्तसरन आप मुझे बता सकें कि कितनी कोकेन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, अगर कोई वो डाटा हमारे सामने हो, हमारे पास हो, अगर मुख्तसरन बता सकें। देखिए, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि बाकी नशे जो मजमूई तौर पे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोकेन के हवाले से इसी इदारे ने जिसका आपने हवाला दिया था, UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इनका कहना है कि 13 से 15 हज़ार अफराद हैं जो कोकेन इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि इन्होंने खासा बखीली से काम लिया है, ज़्यादा है इससे। जी, अफराद इससे ज़्यादा हैं, लेकिन ये इन्हीं की फिगर है, लेकिन ये फिगर हजारों में ही है, लाखों में नहीं जाती बहरहाल कोकेन के इस्तेमाल की। अनमोल केस के बाद से वालिदैन इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके बच्चे अगर, क्योंकि ये जहर स्कूल कॉलेजेस तक पहुंच गया है, अब माँ बाप को कैसे पता चले कि उनका बच्चा किसी नशे का आदी हो गया है, कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, वो कैसे मालूम कर सकते हैं? तो बड़े परेशान है इस वक्त वालिदैन। देखें, ये बड़ा अहम सवाल है, और हकीकत यह है कि इसके लिए कोई बिल्कुल आप फार्मूला तो नहीं बयान कर सकते कि ये अलामतें होंगी तो इसका मतलब है बच्चा कोई नशा इस्तेमाल कर रहा है और उसमें से कोई मखसूस नशा है जो वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर बच्चे अपने वालिदैन से करीब हैं और वालिदैन उन पे नज़र रखते हैं, उनकी सही निगरानी करते हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, अभी जो ये सोशल मीडिया की जो एज है, इसमें बच्चों और वालिदैन के दरमियान सच्ची बात है फासला बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर उन बच्चों पे नज़र रखी जाए और ये पता चले कि उनके नींद और भूख के मामलात में कुछ तब्दीली आई है, उनका रवैया या बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, उनको बात करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है, लगती है सर, कम होती है, दोनों चीज़ें मुमकिन है, सही, दोनों चीज़ें मुमकिन है, इसी तरह से जी जी, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, जी, दोनों बातें मुमकिन है, बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से आंखें जो है उनकी पता चल रहा है कि उनकी रंगत तब्दील हो रही है, कुछ सुर्खी की तरफ माइल हैं, उनकी तालीमी कारकर्दगी जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस वो मुतासिर हो रही है, उनके वजन में तब्दीली आ रही है। तो ऐसी सूरत में इन बच्चों का मायना करने की ज़रूरत है, और मायना जब आप करेंगे तो उसमें वो टेस्ट भी शामिल हो जाएगा जिसमें ड्रग का पता चलता है, तो उसके नतीजे में फिर अंदाजा हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक और मामला ये आ जाता है कि पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन या इस तरह के लिए भी बहुत महंगे हैं, तो फिर ये एक और आम सवाल आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक और मामला कराची का है, FIA के कुछ अहलकारों का मामला है, इस पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। कराची से एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो सामने आई है। FIA एहलकार जो कि कराची के सदर सराफा बाज़ार में उन्होंने छापा मारा
और छापा मारने के बाद दुकानदारों और बच्चों के सामने, खातून भी क्योंकि उसमें शामिल थी, किस तरह से तशद्दुद कर रहे थे। देखते भी रहें ज़रा साथ साथ ये मंजर, ये बड़ा तकलीफ दे मंजर है। सिविल लिबास में मौजूद अफराद तशद्दुद कर रहे थे। बड़ी तकलीफ दे वीडियो, वैसे बाप के सामने बेटों को मार रहे हैं, बेटों के सामने बाप को मार रहे हैं, और फिर उसके बाद ये मामला किस तरह से बढ़ रहा है। असलम खान साहब ब्यूरो चीफ है कराची के, ज्वाइन कर रहे हैं मुझे प्रोग्राम में। असलम खान साहब, ये जब सोशल मीडिया पर वीडियो आई उसके बाद तशद्दुद करने वाले एहलकार मुअत्तल हो गए, लेकिन जो सबसे पहले खातून वहाँ पर मौजूद हैं जो कह रही हैं मोबाइल रखो यहाँ पर सारे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन थी वो, क्या करने आई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, पहले इसको वाकई के पस मंजर भी देखिए कि ये हुआ किस तरह और एफआईए ने पहले क्या बयान दिया और बाद में क्या सूरत हाल हुई। 2 रोज पहले एफआईए की एक टीम खातून असिस्टेंट डायरेक्टर रुबाब की जो है सदराई में ये एक दुकान पर गई सदर सराफा बाजार में, और उसके बाद वहां पर एक सूरत हाल जो हुई, ये तो कल जब वीडियो सामने आई तो पता लगा कि वहां पर सूरत हाल हुई क्या थी। लेकिन परसों जब वो गए और जब वो वहां से वापस निकल रहे थे, कुछ दुकानदारों को उन्होंने हिरासत में भी लिया था, तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा हुए थे, दुकानदार जमा हुए और उन्होंने नारेबाजी की और बड़ी एक कशीदा सूरत हाल हुई। पुलिस की नफरी वहां पर पहुंची और उन्होंने मुज़ाकरात किया दुकानदारों से और उसके बाद सूरत हाल को कुछ नॉर्मलाइज किया उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन जो प्रेस रिलीज एफआईए ने जारी की उसमें कहा गया कि एक इतला मिली थी कि चांदी की स्मगलिंग में कुछ मुलविस है दुकानदार, तो उस पर एक छापा मारा गया एक दुकान पे, और वहां पर जो रिकॉर्ड था उसमें लिखा था कि 178 किलोग्राम चांदी मौजूद है रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन जो दुकान में दस्तयाब चांदी थी वो तकरीबन 15 किलोग्राम ब्रांडेड चांदी थी। इस तरह 163 किलो चांदी इस हंगामा आराई और छापे के दौरान और एहतजाज के दौरान गायब की गई। ये दावा किया गया उस प्रेस रिलीज में कि जो मुलजमान का मोबाइल फोन था उसमें जो डाटा है उसमें स्मगलिंग के डिजिटल शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर दूसरे दिन अगर बात करें कि जुम्मे को एक रात में वीडियो फिर सामने आई दुकानदारों की तरफ से, और उसमें जो वीडियो चली उसमें फिर हमने देखा कि किस तरह का एक छापा था और किस तरह की ये सूरत हाल थी कि दुकानदारों से किस तरह का एक रवैया रखा गया। एफआईए की टीम की जानिब से जो छापा मारा गया, जाहिर है उसके कोई एसओपीज होंगे, लेकिन ये फुटेज में एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की सूरत हाल रही होगी। उस वाक़े पर अगर बात करें डीजी एफआईए डॉक्टर, ये जो आप बता रहे हैं 185-86 किलोग्राम चांदी और 163 किलोग्राम रह गई, 10-15 किलो गायब कर दी गई, तो ये तो सारे एफआईए के मुताबिक तो फिर एविडेंस मौजूद हैं। जो इसका कोई मुकदमा, कोई चालान वगैरह बनाया गया, कोई सबूत सामने लाया गया, अगर डिजिटल शवाहिद भी मौजूद है इनके पास तो मैं यही बता रहा हूँ। उस वक्त जो कहा गया वो सारा का सारा ये था कि इंक्वायरी भी की जा रही है, स्मगलिंग की शवाहिद भी है, बड़ी चीजें उस वक्त कहा गया। लेकिन जब ये वीडियो सामने आई और उसके बाद जब डीजी एफआईए की जानिब से नोटिस लिया गया, डायरेक्टर एफआईए कराची जोन मुंतजिर मेहदी साहब, उन्होंने इस वाक़े पे फौरी एसएचओ एंटी करप्शन सर्कल उनको मुअत्तल किया। अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनके हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात नहीं है, लेकिन ये फौरी तौर पर किया गया कि वाक़े की तहकीकात की जाए, और चूंकि डीजी एफआईए की जानिब से हिदायत आ गई थी तो उस पर ये कार्रवाई शुरू हुई। और आज मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो सराफा बाजार का जो एक वफ्द था उसने मुंतजिर मेहदी साहब से मुलाकात की है और इस तमाम मामले को सामने रखा गया है और ये कहा गया है कि वाकई की तहकीकात कराई जाए, और वफ्द ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस तरह एफआईए ने इस पर एक्शन लिया। ये दुकानदार इन्हें छोड़ दिया गया है या अभी भी ये एफआईए की तहवील में है? ये कहा गया कि छोड़ दिया गया, इंक्वायरी हो रही है। अब जब इंक्वायरी हो जाए तो एफआईए में थोड़ा सा प्रोसेस अलग भी होता है कि इंक्वायरी हो जाए, फिर एफआईआर हो जाए, उसके बाद सही छोड़ दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जो मंजर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं। जंगबंदी को ख़त्म करवाने के लिए इसराइल ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मशरिक़ वस्ता के हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर नए और मज़ीद शिद्दत से हमलों के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। 3 दिन पहले अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग में बता चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका चढ़ाई के लिए तैयार है। इसी दौरान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के करीब समझे जाने वाले मीडिया इदारे ने एक नामालूम सीनियर फौजी अहदेदार के हवाले से बताया है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो तेहरान उन अहदाफ को तरजीही बुनियादों पर निशाना बनाएगा जिन्हें 40 रोज़ा जंग के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हदफ नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को इसराइल सबोताश करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अब भी मुसलसल कोशिशें कर रहा है और इसीलिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुँचे हैं। ज़राए सब बता रहे हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान गए हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल
अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।